क्योंकि यहाँ पर हाँ इंडिया की पब्लिक तो थोड़ी अजीब सी भी है। जब तक आपने प्लान नहीं करना बेबी के लिए या किड्स के लिए, उससे पहले आप प्रोटेक्शन यूज़ करो। STD से भी बच जाते हो और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बच जाते हो। कोई अगर आपको बोले कि मेरी आधा घंटा ड्राइव चलती है, मेरी 20 मिनट चलती है, मेरी 15 मिनट चलती है, ये वही लोग होते हैं जिनकी ड्राइव इतनी बराबर चलती है। भी पता चला है ना 23 या 46 कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से इन्फेक्टेड निकले हैं चाहिए, उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी। IVF तो एक टेक्निक है बच्चे जिसका कंसर्न ही बच्चा है, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कहीं से भी मिला वो बच्चा होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, बच्चा कोई भी डॉक्टर नहीं दे पाता, वो सिर्फ इलाज कर सकता है, ठीक कर सकता है। कोई डॉक्टर आपको बच्चा दे दे ऐसा नहीं है। IVF भी फेल होता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे या कंसर्न जो है ना, वो मेरे ख्याल से सीधा हमसे नहीं जुड़ा हुआ, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई नो आपने हमें बहुत मिस करा होगा और इसीलिए हम ये वाला पॉडकास्ट लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट का टॉपिक आपने वैसे देख लिया होगा, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेक्स लाइफ के बारे में, सेक्स के बारे में कि सेक्स किया कैसे जाता है, और अगर आप लास्ट लॉन्ग रहना चाहते हैं और कौन सी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेशन, या क्या आपके लिए सही है या गलत, आज हम बात करेंगे इसके बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु धवन, जो बताएंगे द OG, द स्पेशलिस्ट, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी सेक्स लाइफ के लिए, जिसको हम कहते हैं द 3 C's। वो होते हैं सबसे पहले कंसेंट, कम्युनिकेशन और तीसरा कॉन्डम्स। ये आपको पता था? नहीं, मुझे भी नहीं पता था, बट इस पॉडकास्ट में हम सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे और जानेंगे आपके बारे में, आपकी सेक्स लाइफ के बारे में, और क्या चीज़ सही है क्या नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें कंक्लूड हम जल्दी ही करेंगे। तो अरे वेट किस चीज़ का कर रहे हो, चलो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट। और हाँ, प्यार देना मत भूलिएगा। हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर शो द OG, द हिमांशु धवन डॉक्टर। कैसे हैं सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास। सर आप बहुत सारे आजकल पॉडकास्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जैसे मेरे को 2 चा बुला लेते तो हम चले जाते। अरे नहीं सर, सर आपको इसमें मेरी तारीफ करनी थी, बट ठीक है ठीक है, तारीफ कर देता हूँ। आपका फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद मेरा नंबर और जगह पे भी लग गया। ये ना बात सर। तो सर हमने पिछली बार बात करी थी मास्टरबेशन के बारे में, नाइटफॉल के बारे में, हमने हर चीज़ कवर कर ली थी, बहुत सारी चीज़ें रह गई थी। बट आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो सबसे बड़ा टैबू है, वो है सेक्स सुक्स के बारे में सर। हाँ जी सर। सीरियसली सर, आप अपनी व्यूअरशिप को दिखा पाओगे? हाँ सर, आप जो बोलोगे हम वो दिखा देंगे। तो सर आज मैं जानना चाहता हूँ, पूरी बात करेंगे हम बिना किसी फिल्टर लगाए हुए, कि सेक्स के बारे में, सेक्सी चीज़ें के बारे में, और ईच एंड एवरीथिंग के बारे में। जितने भी पर्सपेक्टिव होते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे नहीं बोलना चाहिए, या फिर सर बहुत लोगों का सवाल होता है कि कैसे करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। तो सर मेरा पहला सवाल यही है आज का, कि सर अगर हमें अच्छा सेक्स करना हो या फिर सेक्स करना हो तो कैसे कर सकते? देखो, सेक्स करने का तरीका तो एक सिंपल ही है जी, ठीक है। मेल का पार्ट है पेनिस और फीमेल का पार्ट है वेजाइना। जब एक दूसरा एक के अंदर इंसर्ट करता है उसी को सेक्स बोलते हैं। जब पेनिस वेजिना के अंदर जाता है उसको सेक्स बोलते हैं जी। अब जो सेक्स है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, वो थोड़ा टॉपिक ना बहुत बड़ा है। तो सेक्स में मोस्ट ऑफ द व्यूअर जानता ही है करते कैसे कैसे नहीं करते, बट किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म कर पाए उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सेक्स के लिए कोई साइंस नहीं पढ़नी, नॉर्मल एक प्रक्रिया है जो लाइफ को देती है, या जैसे मैं बोलूँ कि एक तरीके का सीड है, सीड जो हमें प्लेजर देता है, जिसकी वजह से हम बार बार उस सीड को डिप्लॉयड करते रहते हैं। बेसिकली यही है। अगर वो हमें प्लेजर नहीं देता तो हम वो सीड को डिप्लॉय ना करें, ठीक है। और वो ही एक पार्ट है जो हर एक मैमल से लेकर एक नॉर्मल एनिमल कैटेगरी में भी सबकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि उनको लाइफ का चक्कर जो है वो चलाना ही चलाना है। सो ट्रू। तो बेसिकली वो लाइफ का एक पार्ट है जिससे प्लेजर मिलता है। अगर वो प्लेजर ना हो तो ये लाइफ का पार्ट बने ही ना। एग्जैक्टली सर। ठीक है। अब रही बात इसको किस तरीके से करना चाहिए, देखो बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पार्टनर की पूरी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी इंटरकोर्स या सेक्स के बारे में सोचना चाहिए। कंसेंट एक्चुअली में कंसेंट, अगर कंसेंट नहीं है तो ज़बरदस्ती का सेक्स नहीं होता। एग्जैक्टली। और वो एक क्राइम है गाइस। वो क्राइम भी है, और वो क्राइम बहुत बड़ा क्राइम है जी। तो कंसेंट
शुड बी देयर पार्टनर का, उसके साथ स्टार्ट होती है हमारा एक फैंटेसी वर्ल्ड। तो सर हमने तो यही देखा ना सर पॉर्न में हर जगह कि ऐसा होता है, बट रियलिटी उससे बहुत डिफरेंट होती है। एक्चुअली में डिफरेंट होती है, बट फैंटेसी वर्ल्ड क्या होता है, जब आप किसी फीमेल बॉडी को टच करोगे या कुछ भी ऐसा फील करोगे तो आपका एक फैंटेसी बनेगी, ठीक है, या आपने कोई प्लान कर रखी है, नॉर्मल सी बात है। अब आज की डेट में पॉर्न तो नॉर्मल है, पॉर्न दुनिया देख ही रही है, तो उसने एक अपने लिए एक कैटेगरी या कुछ भी ऐसा कुछ बना रखा है। जब उसको वाली फैंटेसी मिल जाती है तो उसका इंटरकोर्स बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। अगर उसको वो फैंटेसी बार बार मिल रही है तो उसका इंटरकोर्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा, सेक्स की ड्राइव जो है वो भी अच्छी होती जाएगी। तो वो जो फैंटेसी का टाइम है ना, वो पहले ही थोड़ा सा जज होता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली जाए और होकर सॉर्ट हो गया, नहीं तो फिर उसके लिए पहले फोर प्ले करना पड़ेगा, टच एंड फील लेनी पड़ेगी, एंड सो एंड सो एंड सो। तो ऐसा नहीं होता कि सबके साथ कि भैया लड़की देखी तो एकदम से एरेक्टाइल हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो आपके इमेजिनेशन चल रही होती है। वो जो इमेजिनेशन है वो बेसिकली आपके लिए एक प्लेजर की स्टार्ट है, ठीक है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। अब फैंटेसी बनी किसी की भी, अगर आपने फैंटेसी नोट डाउन कर ली है और बिल्कुल फैंटेसी के हिसाब से चल जाएगा तो सेक्स जो है आपका बहुत अच्छा ड्राइव पे जाएगा। बट सर जैसे आपने फैंटेसी की बात करी तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सर जब भी मतलब जैसे कोई इंटीमेट भी होता है या फिर उसको सेक्सुअल एराउज भी होता है वो, बट सर जो मतलब एक पूरा प्रोसेस नहीं है कि फोर प्ले होगा, ये तो सर हर मतलब हर सेक्स के टाइम पे होता है। क्योंकि सर पहले मतलब मैं एग्जैक्टली इसको बाइफिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप सेक्स करते हो अपने पार्टनर के साथ तो आप चाहते हो कि वो लास्ट लॉन्ग रहे, तो आप हर चीज़ ऐड करते हो उसमें कि धीरे धीरे करके सब आगे बढ़े। देखो सबसे पहली चीज़ आपका हमेशा जब भी इंटरकोर्स की बारी आती है तो उससे पहले आप प्लान करते हो, ठीक है। बिना प्लानिंग के इंटरकोर्स ऐसा सच नहीं होता, ठीक है। कोई भी एक मेल बॉडी है तो उसको सबसे पहले प्लान ही करना पड़ता है कि आज कैसा होगा, ठीक है, आज कैसी फील आएगी या आज किस तरीके से होगा। तो वो थोड़ा अपने दिमाग में ना इमेजिनेशन का छोटा सा बनाता है, जिसकी वजह से उसको इरेक्टाइल प्रोसेस स्टार्ट होता है, हाँ, ठीक है। जब तक वो वाली स्टार्ट नहीं होगा तो इरेक्टाइल होगा नहीं। तो हम उस मोमेंट से बात करें जब आपने फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर हुए, फैंटेसी वर्ल्ड को आपने एज्यूम किया और एज्यूम करते करते अपने पार्टनर को देखा, और पार्टनर के साथ जब आप इंटीमेसी की बात आई जहाँ पर आप दोनों फिजिकली आने वाले हो, उससे पहले आपने थोड़ा सा फोर प्ले किया। अब आती है यहाँ पर बारी फोर प्ले की। अब यहाँ पर जो है बेसिकली फोर प्ले होगा, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, बट ज़्यादा को मैं हमेशा डिनाई करता हूँ। फोर प्ले शुड बी देयर कि आप कितना साथ साथ बैठ सकते हो या कितना एक दूसरे को समझ सकते हो। अगर आप फोर प्ले अगर लंबा है तो वहाँ पर मेल की बॉडी क्या पता जल्दी इजैकुलेट हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। आपको लग रहा है कि मेरा एक सेटल्ड एरेक्टाइल हो चुका है, इंटरकोर्स की बारी है, तो उस टाइम राइट वे होता है कि इंटरकोर्स कर लो। अगर आप उसको थोड़ा सा डिले करोगे कि अभी मज़ा आ रहा है, प्लेजर आ रहा है और चीज़ें और बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर जैसे ही आप इंटरकोर्स की तैयारी करोगे, इंटरकोर्स की तरफ बढ़ोगे भी, वो वहीं पे इजैकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट वे ये है कि इतना ही करो जहाँ पर आपको एरेक्टाइल की एक पीक मिल जाए, पीक के बाद आप कुछ भी करो, ठीक है। वो उसके बाद आपका एग्जैक्टली। अब उसके बाद एक और आती है कि आप फिजिकली हो चुके हो या फिजिकली इंटरकोर्स की बारी एंटर हो चुके हो। अब इस प्रोसेस में स्टार्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट में अवेलेबल है लुब्रिकेशन, ओके, क्योंकि वैसे फीमेल बॉडी थोड़ा सा लुब्रिकेटिव सब्सटेंस छोड़ती है, बट अगर वो नहीं छोड़ रही है या मे बी शायद थोड़ा सा उसको लग रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो वहाँ पर आपकी लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ओके। तो वहाँ पर आप लुब्रिकेशन को यूज़ करो, ठीक है। आज की डेट में वैसे प्रोटेक्शन यूज़ करना अच्छी बात है, और जो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं उनके लिए हेड्स ऑफ भी है, क्योंकि यहाँ पर हाँ इंडिया की पब्लिक तो थोड़ी अजीब सी भी है, बट प्रोटेक्शन यूज़ करना नेसेसिटी है, करना ही चाहिए सर, करना चाहिए। जब तक आपने प्लान नहीं करना बेबी के लिए या किड्स के लिए, उससे पहले आप प्रोटेक्शन यूज़ करो। STD से भी बच जाते हो और ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बच जाते हो। तो आप बेसिकली सिंपली वहाँ पर आपने प्रोटेक्शन यूज़ करने, कॉन्डोम वगैरह यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर भी बेसिकली लुब्रिकेटिव सब्सटेंस होता है, और इवन जब आप उसको यूज़ भी कर रहे हो तो आप आउटर सरफेस पे भी अपने लुब्रिकेशन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो सर क्या वो मतलब अगर हम लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं
तो क्या उनको मतलब जो हमारा पार्टनर है उसे अच्छा लगेगा, या जो हमारा जो प्रोसेस का जो मतलब जो हम कर रहे हैं जब सेक्स, तो उसमें और काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे देखो एक पहला पॉइंट होता है कि अगर मैं सेक्स की बात करूं तो वहाँ पर पार्टनर के साथ कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि पार्टनर को भी एक्चुअली वेट चाहिए वहाँ पर। अगर वो वेट नहीं मिलता तो फिर उनको भी इश्यूज होते हैं, जैसे उनको लगेगा छिल सी रही है, अच्छा। या सेम ऐसा ही होता है। जैसे अगर हमें ड्राई कहीं जगह लगना पड़े या होना पड़े तो हमको भी ऐसा लगेगा कि बहुत ड्राई है, छिलने के डर होता है। तो उन सारी चीज़ों से भी प्रोटेक्ट हो जाते हो, और इससे फील में कुछ फ़र्क नहीं आता। ओके, कि फील वैसे ही मिलेगी जैसे ऑलरेडी है, बल्कि ड्राई में तो बल्कि वहाँ पर थोड़े इश्यूज आने ही चालू हो जाएं, क्या पता 1-2 ड्रैग के बाद या 1-2 ड्राइव के बाद मनाही हो जाए कि भैया रहने दो। और जब आप लुब्रिकेशन के साथ यूज़ करते हो तो आपकी ड्राइव भी लंबी चलेगी, आपको फ्री फॉल एरिया मिलेगा, ठीक है, और आपका ड्राइव अच्छी जाएगी। अब जैसे मान के चलो सिंपल सी बात है, लुब्रिकेशन है तो आपका जो पीक है वो पीक ही पे सस्टेन रहेगा, बट आपकी ड्राइव्स जो होंगी ना वो बढ़ जाएंगी। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर आपकी उसी जगह पे अगर आप नॉर्मल ड्राई में कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो ड्राइव है वो थोड़ी रफ होगी, और उसकी वजह से आपकी जो एरेक्टाइल है वो जल्दी इजैकुलेट जल्दी हो जाएगा। तो सर जैसे आपने बात करी ल्यूब्रिकेशंस की, तो सर आजकल ना मतलब ल्यूब्रिकेशंस लोग यूज़ कर रहे हैं हालांकि, बट ना कभी कभार क्या होता है कि लोग ल्यूब्रिकेशंस नहीं यूज़ करते, और कभी कभार तो ये भी मिथ है कि भाई ल्यूब्रिकेशन यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा थूक है ना। इसका आप थोड़ा वो करो। देखो मैं यहाँ पर लुब्रिकेशन को कुछ अलग से नहीं कहता। लुब्रिकेशन में आप चाहे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ओके, ठीक है। लुब्रिकेशन में आप नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लुब्रिकेशन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली कि आपने मार्केट से ही लुब्रिकेशन लेना है। अच्छा। अगर मान के चलो आपके घर में एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर क्रीम है, आपने लुब्रिकेशन की तरह उसको भी यूज़ कर लिया, तो मतलब चल सकता है, कोई दिक्कत है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। बट अगर हम उसको ये बोलें कि भैया बाहर से ही मार्केट से ही लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ ये सलाइवा वाली बात करूँ तो मैं वहाँ पर बोलूँगा कि ना करो सलाइवा भी, वो खाने के लिए डाइजेस्ट करो, वहाँ पर क्यों इस्तेमाल करोगे। क्योंकि ये अक्सर होता है लोगों का, वो होता है कि अरे यार ये क्या है ल्यूब्रिकेंट, क्योंकि फिर अलग से परचेज करना पड़ेगा। बट थैंक यू सर, आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि आप गोले का तेल भी लगा सकते हैं, तो जो इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, नेचुरल चीज़ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हर जगह अवेलेबल हो जाता है, आपके रूम में अवेलेबल हो जाएगा, आपके वॉशरूम में अवेलेबल हो जाएगा। तो लुब्रिकेशन कोई भी यूज़ कर सकते हो जो थोड़ा सा आपको ग्रीसीनेस देते वहाँ पर। अब बात ये है उसके बारे में, लुब्रिकेशन के बाद आपकी जो ड्राइव है वो थोड़ी लंबी चलेगी। अब आते हैं यहाँ पर पॉस्चर की बारी। अच्छा, हाँ, पोस्चर्स हमेशा आपके चेंजेबल होने चाहिए, ठीक है। चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, नहीं तो आपकी ड्राइव में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सच है इससे? हाँ, मतलब बेसिकली आप एक ही फॉर्मेट पे एक ही बारी में एक ही जगह पे कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके पास कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ना। समझ गया। अब मान के चलो मैंने फैंटेसी बनाई, मैंने आज नॉर्मल सी बात है कि किसी ने डॉगी स्टाइल के बारे में बात करी, ठीक है, उसने डॉगी स्टाइल की स्टोरी बनाई, तो वो डॉगी स्टाइल ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा अराउज जो होगा वो थोड़ा कम मिलेगा, ऊपर से उसको लगेगा यार हो तो रहा नहीं है कुछ बढ़िया से, तो यार हो जाए, इजैकुलेट ही हो जाए, तो वहाँ पर ये वाली टेंडेंसी भी आ जाती है। तो इसीलिए पोस्चर्स चेंज करना मस्ट होता है। आप एक पोस्चर, 2 पोस्चर, 3 पोस्चर को ऐड ऑन कर सकते हो। अब ये पूछो कि कितने पोस्चर बनने चाहिए, मैं कहूँगा एटलीस्ट 3 पोस्चर तो आप चेंज कर सकते हो 5-5 मिनट के ड्राइव पे। उससे क्या होगा कि आपकी इजैकुलेशन भी आपके कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, ये चीज़ नहीं बता दी मुझे। इजैकुलेशन कंट्रोल में रहेगी, और अगर इजैकुलेशन कंट्रोल में तो चीज़ें आपकी परफेक्ट बढ़िया चलेंगी। अगर इजैकुलेशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी ड्राइव भी लंबी चलेगी। सर जैसे हम इजैकुलेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं, तो कभी कभार ना परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जो फर्स्ट टाइम सेक्स करने वाले हैं उनके लिए होता है कि यार क्या पता उसको अच्छा लगे ना लगे, है ना। और सबसे बड़ा होता है कि जिनका पहले जो सेक्स हुआ होता है या इंटीमेट हुआ होता है किसी और पार्टनर के साथ या सेम पार्टनर के साथ भी, और अच्छा नहीं गया होता, उनका तो क्या वो हाइप पर होगी कि यार मुझे अच्छा करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। देखो कभी भी सेक्स जो है वो अंडर प्रेशर नहीं किया जा सकता। अगर हम अंडर प्रेशर होंगे तो हमारा फोकस कभी भी मूवमेंट पे नहीं होगा, हमारा इसी पे होगा कि हमारी ड्राइव कैसी है। हाँ, ठीक है। और जब मेरे को हमेशा कॉन्शियसनेस रहेगी कि मेरी ड्राइव कैसी है, तो वो कभी ड्राइव अच्छी जाएगी नहीं। तो इसीलिए सोचो ही मत कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ। और अगर बाई चांस वो गलत ड्राइव चली भी गई ना, तो अपनी वाइफ से या अपने पार्टनर से या फिर अपने जो भी है उनसे ज़रूर बात करो, यार देख इस बार ही देख ऐसा हो गया,
अब तू बता ऐसा कौन सी चीज़ तू मेरे को दे रही है जिससे मैं अपनी ड्राइव को बेस्ट कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कि फीमेल का बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है इन सारी चीज़ों में। अगर वो आपको ताना मारेगी तो आप और डाउन जाओगे, ठीक है, अंडर प्रेशर थे और ज़्यादा और अंडर प्रेशर चले जाओगे कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और यहाँ पर अगर आपकी पार्टनर ने आपको मोटिवेट कर दिया, उसके बाद देखना छाती चौड़ी करके जाओगे कहीं पे भी जाओगे। आज तो तो यहाँ पर उनका रोल ज़्यादा बन जाता है। तो पार्टनर ने अगर आपको मोटिवेट कर दिया, चाहे वो ड्राइव आप उसके हिसाब से अच्छी नहीं गई, उसने बस इतना भी कहती आज तो मज़ा आ गया, तो आप छाती चौड़ी करके चलोगे, एकदम चलो सब बढ़िया हो गया। बट सर जैसे हम बात करें कम्युनिकेशन के बारे में कि लाइक अपने पार्टनर का, जैसे आपने बोला कि कम्युनिकेट करते रहो, बट सर जब भी कोई दिक्कत आती है, जो लड़कियां हैं वो तो अपनी लड़कियों दोस्त के साथ कर लेती हैं कि यार आज मेरे बॉयफ्रेंड का अच्छा नहीं गया, ये ऐसा है या ये दिक्कत आ रही है तो मुझे सजेस्ट कर। बट हम सर ये लड़के क्यों नहीं कर पाते एक दूसरे से बात? क्योंकि हमारे अंदर ईगो है। हाँ वो तो है ही सर, क्या ठीक है, कोई हमारा दोस्त अगर हमें बोलता है कि अब मेरी ड्राइव आधे घंटे चलती है, वो भी तेरी आधे घंटे चलती है, पहले तो 2 बारी ऊपर से नीचे देखोगे उसको, ठीक है, और फिर उसके बाद कहोगे आधे घंटे, हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज हमारे दोस्ती यारी में होता है ऐसा जी। कोई अगर आपको बोले कि मेरी आधा घंटा ड्राइव चलती है, मेरी 20 मिनट चलती है, मेरी 15 मिनट चलती है, ठीक है, ये वही लोग होते हैं जिनकी ड्राइव इतनी बराबर चलती ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फड़े ठीक है। और अगर एक्चुअल ड्राइव देखी जाए तो 10 मिनट भी एनफ होती है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट को हम कम समझते हैं, 5 मिनट भी एनफ होती है अगर आपकी दोनों की बॉडी कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाइड हो गई है तो ऐसा नहीं होता कि सेटिस्फेक्शन का लेवल किसी का ज़्यादा किसी का कम है, ठीक है। बट जैसे सर आपने 10 मिनट की बात करी है, बहुत लोगों के लिए तो होता है अरे 10 मिनट क्या 10 मिनट, अरे तब तो वो है। देखो अगर आपका पार्टनर खुश है 5 मिनट में भी, 6 मिनट में भी, या 7 मिनट में भी, या 10 मिनट में, तो वो पूरी ड्राइव कंप्लीट है। अगर आपका पार्टनर अनसेटिस्फाइड है, पार्टनर कैसे अनसेटिस्फाइड होता है, कैसे होता है, पार्टनर का भी एक पीक होता है, ठीक है, पार्टनर का भी एक पीक होता है। एक पीक के बाद देखना वो भी रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। तो पार्टनर का भी एक पीक होगा, पीक पे वो रिलैक्स हो जाएंगी, और रिलैक्स होने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इनका क्रॉस ओवर हो चुका है। ओके, ठीक है। तो ये समझने वाली बात होती है। एक्सप्रेशंस हैं या नॉर्मल बातों में भी, कन्वर्सेशन में भी आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, या बाद में इंटरकोर्स करने के बाद भी आप पूछ सकते हो। और हाँ, इंटरकोर्स होने के बाद की स्टोरी सुनो। हाँ ये इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरकोर्स करने के बाद कभी भी आप लेट इट भी नहीं करो अपने पार्टनर को, अच्छा, छोड़ो मत। ओके, आप उनको हमेशा प्लान करो किसी डिनर पे ले जाने की, या सिर्फ नॉर्मल बात करने की, या नॉर्मल कडल भी बाद में भी करना है। जैसे स्टार्टिंग में करना है कडल, वैसे लास्ट में भी कडल करो। अच्छा, इट मीन्स कि आपका कंसर्न है पार्टनर को लेके, एक लव या कोई भी एक रिलेशनशिप बॉन्ड है। अदरवाइज वो चीज़ गलत हो जाती है और वो गलत डायरेक्शन में जाती है। उसके बाद फीमेल पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्ट कम दिखाएगी। क्योंकि सर आजकल चलता है ना कि मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि अरे मीठा खाने के बाद कोई सूप पीता है क्या? नहीं, देखो सूप पीना या मीठा खाने की बात नहीं है यहाँ पर। बात सिंपल सी बात है, जैसे हम इंसान हैं वैसे वो भी इंसान है, तो सबकी एक रिस्पेक्ट वैल्यू भी है। आप रिस्पेक्ट दे पाओगे तो आप रिस्पेक्ट लेने की भी इच्छुक हो रहोगे, या आपको मिलेगा भी। अदरवाइज वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे करके वो चीज़ें एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर हमेशा ये सोचना कि अगर आप रात के टाइम भी कर रहे हैं तो इंटरकोर्स होने के बाद बेसिकली आप एक कडल का एक मोमेंट जरूर लें, हग वगैरह जरूर करें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि तूने चादर ओढ़ी मैं भी ओढ़ के सो जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, मस्ट है। कडल करने से बेसिकली आप अपना रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। डिनर पे पूछने के लिए आप उनको और प्लान करो कि इट्स नॉट माई लाइफ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, फीमेल के माइंड में हमेशा ये चलता है कि उनके लिए सिर्फ सेक्स लाइफ है। हाँ, ठीक है, बस सेक्स चाहिए, इनको बस सेक्स चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभी अपने आप को जताना भी पड़ेगा कि भैया सिर्फ सेक्स नहीं है मेरी लाइफ में, मेरे लिए सेक्स से पहले तू मैटर करती है, और भी सारी चीज़ें हैं। नहीं, सिर्फ तू मैटर करती है। सेक्स से पहले तू मैटर करती है, उसके बाद सेक्स मैटर करता है। जब आप अपनी प्रायोरिटी उसको बताओगे तो उसको लगेगा कि ये मेरे लिए कंसर्न है, तो वहाँ पर आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा, साइड बाय साइड आपकी आगे की ड्राइव भी अच्छी जाएगी। कि जब अगली बार जब सेक्स करें तो उसमें वो चीज़ दिक्कत नहीं आ रही है, और हमें पता है एक दूसरे के बारे में एक्चुअली में कि हम कहाँ पे कंपैटिबल हैं, कहाँ पर नहीं है। अब तो एक सिस्टम है, जैसे मान के चलो हमने एरेक्टाइल का बात किया,
अब इसमें कुछ स्टेप्स है, प्रोसेस है। अब प्रोसेस सबसे पहले कि भैया आप कडल करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें करोगे, फिर उसके बाद फोर प्ले करोगे, फिर उसके बाद इंटरकोर्स की बारी करोगे, लुब्रिकेशन यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी इंटरकोर्स खत्म होने के बाद कहीं पूछने की कि डिनर पे जाए या क्या है, कहाँ पे जाए, या फिर डिनर का टाइम नहीं भी हो रहा है तो सिंपल एक हग करके पूछा, एक फोरहेड पे किस करी, तो वो इट मीन्स कि आपका कंसर्न है उसको लेकर, आप ऐसे कहीं पे भी एग्जैक्टली। बट सर सबसे बड़ा एक मतलब मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी एक सवाल होता है जो फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहे हैं कि क्या जब हम सेक्स करेंगे तो हमें हर्ट होगा, दर्द होगा, या फिर हमारा खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगी? देखो वो एक अलग कंसेप्ट है। ओके ठीक है, क्योंकि बेसिकली एक हाइमन नाम की चीज़ होती है जाइना में, जब इंटरकोर्स करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ से थोड़ी सी ब्लीड होता है, और ये तब होता है जब फीमेल बॉडी इंटरकोर्स में जाती है तो उसमें कोई पेन या कुछ ऐसा फील नहीं होता। ओके। और अगर वो आज की डेट में, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्ल्स जितनी भी आजकल फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि वो जिम भी जा रही है, योगा भी कर रही है, बैडमिंटन भी खेल रही है, और स्कूल टाइम में अपने स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है, और रनिंग जॉगिंग वगैरह कर रही है, तो आज की डेट में ये चीज़ नहीं मिलती है, कभी कभार ये पहले ही ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके। तो उस वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और पुराने ज़माने में गाँवों के लोग कहते थे जब तक वो नहीं फटा तो वो वर्जिन नहीं, हाँ है ना। मैं इस पे आने तो वाला मैं इसमें बताता हूँ कि आज की डेट में हमारी लड़की कंधे से कंधा मिला रही है, ठीक है। आज की डेट में उसका हाइमन वैसे भी कभी भी फट सकता है, टूट सकता है, रनिंग से, जॉगिंग से, बास्केटबॉल खेलने से, फुटबॉल खेलने से, खो खो खेलने से, कबड्डी खेलने से, सिर्फ और सिर्फ जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, या फिर भी फिजिकली एक्टिवली कुछ कर रही हैं उसकी वजह से, तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है, ओके, कोई इशू नहीं। ओके। बट सर मैंने कभी मतलब मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो मेल्स होते हैं, क्या उनका भी कभी खून निकला है? क्या मतलब कोई कट गया हो या फिर उन्होंने सही से सेक्स के प्रोसेस में जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उसमें बेसिकली हमारी थोड़ी सी फोर स्किन, जो ऊपर की स्किन है वो थोड़ी सी बैक स्टेप पे जाती है जी, वो नॉर्मल है, वो सभी के थोड़ी सी जाती है, वो थोड़ा सा, तो वो हल्का सा थोड़ा सा कभी हो जाए तो हो जाए, बट ऑलमोस्ट सब आज के डेट में मास्टरबेट करते हैं, सब नॉर्मली नॉर्मल है। क्योंकि मैंने अक्सर सर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि यार हमने तो सेक्स करा और हमारा खून आ गया। वो बेसिकली यही रीज़न होता है कि जब हम फोर स्किन थोड़ी सी पीछे जाती है तो वहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपको अनईजीनेस देगी या कुछ देगी, वो जैसे मेल में वर्जिनिटी का एक साइन है, साइन कर लीजिए उसको। तो सर मुझे अब ये बात बताइए कि लाइक अगर जैसे कोई सेक्स कर रहा है ना, तो उसे आपने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बट हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं आजकल? सर गलतियाँ यही करते हैं कि आप ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा। आपके लिए मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि सेक्स करना, इंटरकोर्स करना। आज की डेट में रिस्पेक्ट नहीं है एज इन रिलेशनशिप में। हाँ। अगर रिस्पेक्ट जो दे रहा है, उनके बॉन्ड देख लो, 60 साल में भी कुछ नहीं 10 समय से होगा, और आज की डेट में 30 साल में भी डाइवोर्स के केसेस फाइल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट सबसे फर्स्ट हम है। देखो सेक्स हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती कभी भी, एज इन मेल बॉडी भी बात करूँगा मैं, हमारी प्रायोरिटी नहीं हो सकती। सेक्स हमारे लिए सेकेंडरी है, ठीक है, पार्टनर है तो सेक्स है, अदरवाइज सबसे पहले रिलेशनशिप भी है। यस। कि आपका बॉन्ड कैसा है, आप बीमारी में हो, साथ खड़े हो नहीं खड़े हो, बीमारी में छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, फीमेल को बुखार हो रहा है तो सेक्स की बात तो नहीं कर रहे हो। समझ गया। इट कंसर्न दिखाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। अगर वो कंसर्न नहीं है तो वो सेक्स में ना उनकी साइड से कभी इनिशिएटिव होएगा, ना आपकी साइड से कोई भी ढंग से हो पाएगा। तो हमेशा इनिशिएटिव सेक्स की तरफ जाया जाए, जहाँ पर फीमेल बॉडी आपको इतना प्लेजर दे दे कि आपके ऑक्सीडेटिव हार्मोन ऐसे दौड़ रहे हो कि मज़ा ही आ जाए आपको। बट सर आपने सर जो स्टेटमेंट अभी दी कि सेक्स एक प्रायोरिटी नहीं है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट मैं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो चल रहे हैं आजकल या पहले भी, तो उनके लिए मतलब ये होता है कि यार अगर सेक्स ही अच्छा नहीं है हमारे लिए, हमें सेक्स ही अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो फिर चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, अगर सेक्स अगर आप प्रायोरिटी में डालोगे तो आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम बाद हम खुद बूढ़े हो रहे हैं। सो ट्रू। ठीक है, और रही बात आगे आने वाला टाइम, फीमेल से मेनोपॉज हो जाता है, हमें भी नॉर्मल कभी ना कभी ईडी फेस होना ही होना है। किसी को अर्ली हो जाता है, किसी को लेट होता है, बट होता ही है। अच्छा, होना ही होना है, होता ही है, मतलब फिक्स तो नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द मेंस में मिल जाता है। ओके।
कि ईडी कभी ना कभी आ जाता है, चाहे वो टेम्परेरी फेज हो, चाहे वो फेज बहुत लंबा खिंच जाए। हाँ तो जब आपके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फीमेल के साथ प्रॉब्लम आ सकती है तो जनरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनिशिएट अपने एंड से लेकर देखो ना कि सेक्स क्यों नहीं अच्छा गया। कभी हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं? अगर मान के चलो मुझसे कुछ गलती हो भी रही है तो मैं खुद से कभी नहीं पूछूंगा, मैं उसका ब्लेम सबसे पहले उसके सामने वाले पे करूंगा कि उसी में कुछ होगा, उसी में कुछ होगा, वो मेरे को ठीक से देख नहीं पा रही, वो ठीक से मेरे को कर नहीं पा रही। तो यहाँ पर हमें पहले अपने क्वेश्चन को खुद से ही पूछना पड़ेगा कि भैया मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, या मेरे से तो कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर मुझसे कुछ गलत नहीं हो रहा तो ये चीज़ें सही चल रही चाहिए, ठीक है। अगर तब नहीं हुआ तो वहाँ पर कम्युनिकेशन काम आएगी, जो हमने कि फिर बात करी कम्युनिकेट थी। करो। हाँ एग्जैक्टली, कि भैया देख ऐसा है, मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। बिना बात किए आप सेक्स के दम पर अपने रिलेशनशिप को मत तोड़ो। ट्रू। ठीक है, आप बात कर सकते हो, यू आर जब इंटीमेट हो सकते हो आपस में तो बात भी कर सकते हो इस टॉपिक के बारे में। एग्जैक्टली। पर वही तो है ना सर कि लोग ना मतलब बात नहीं करते हैं इस बारे में, उस चीज़ का हवा बना लेते हैं, अपने दिमाग में ले जाते हैं और फिर चीज़ें आगे दिक्कत करती हैं। देखो एक्चुअली क्या है, आज की डेट पे ना सब थोड़े से ना कूल बनने की कोशिश करते हैं। डूड कूल, मैं जेन ऐसा, ज़ीज़। मेरा ऐसा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड, मेरी ये वो। तो मेरे हिसाब से मल्टीपल गर्लफ्रेंड वाले कभी ऐसा मैंने देखे नहीं कभी खुश मिले, क्योंकि पेशेंट तो आते ही हैं। पहले मेरे पास 10 गर्लफ्रेंड थी, मैं इतनी गर्लफ्रेंड रखी करता था, 5 गर्लफ्रेंड होती थी। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा शादी के बाद क्या हुआ फिर? अब क्या हुआ? शादी के बाद क्या हो गया? अब तो शादी करके आए हो ना। कह रहे सर फिर मेरे को पापों की सज़ा मिल रही होगी। मैंने कहा पापों की सज़ा तो नहीं मिल रही, बट फिर भी पाप। तो मैंने कहा देखो फिर भी देखो, आप किसी ना किसी का तो दिल तोड़ के आ रहे हो, ठीक है। अगर हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं तो नेगेटिविटी भी तो ले सकते हैं। ट्रू। तो हम कहीं ना कहीं क्यों किसी को नेगेटिविटी में डालें, या कोई मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचे कि मेरे साथ कुछ गलत हो, ठीक है। तो आप अपने हर एक्शन के खुद जिम्मेवार हो, कोई और नहीं वो तो है ही सर। ठीक है। मेरा आज एक्शन किसी के साथ अच्छा, तो मैं वो भी मेरे बारे में अच्छा ही सोचेगा, और किसी के साथ मेरा बुरा, तो सामने वाला भी बुरा ही सोचेगा। ठीक है, तो ये एक चॉइस है, जिस बात में चलना वो चले जाएगा। अब इसमें तो दुनिया कर्मा भी जोड़ देती है, इसमें दुनिया तो भगवान को भी जोड़ बोलने के लेती लिए है। तो लोग कुछ कुछ भी ऐड कर देते हैं उस चीज़ के अंदर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी आपके साथ रिलेशन में है, चाहे आपके टर्म्स कैसे भी हैं, बट आप खुश रहो, आपस में रहो और अपनी कम्युनिकेट करते रहो। और हाँ, सिंपल और क्लियर सी बात कि अगर आपने मन बना रखा है और सारी चीज़ें करेक्ट और सही चल रही है तो मैरिज करने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अच्छा है तो सब है तो फिर कर लो भाई। यही मौका है। देखो बड़े भाइयों की तरह समझाता हूँ। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह। तो बड़े भाइयों का एक ही होता है कि जो भी मेरा छोटा भाई है वो चले तो सीधी राह, अच्छी राह पे चले, राधा दिन मैं उसको बोलूँ कि 4 यहाँ 4 वो 4। हाँ नहीं वो चीज़ सही नहीं है। STDs में होते हैं पेशेंट, और काइटिस बनाकर आए हुए होते हैं, फ्यूनिकुलाइटिस बनाकर आए होते हैं, कहीं और से थोड़ा ना आया होता है, मल्टीपल पार्टनर से ही तो आया होता है। तो सर जो STDs में, इस बारे में मेरा अगला क्वेश्चन यही था STDs से रिलेटेड, कि सर ये जो STDs होते हैं जैसे आपने कहा मल्टीपल पार्टनर से होते हैं, बट और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्या? देखो STDs होने रीज़न के? हाँ हो सकते हैं, जैसे बाहर यूरिनेशन करना, जैसे अच्छा। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में, क्योंकि इन्फेक्शन है कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। पर बाहर यूरिन करने से कैसे इन्फेक्शन आ जाएगा? सर पहले कौन करके गया आपको थोड़ी ना पता, क्या पता इन्फेक्शन वाला बंदा ही करके गया हो, इन्फेक्टिव था वो पहले से। ओके। जिम में हो जाती हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस। जिम में कैसे? स्वेटिंग होती है, मेरे को इन्फेक्शन है, मैं बेंच पे बैठा, स्वेट क्लीन नहीं हो पाया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा स्वेट क्लीन मिलेगा, अब इस मौसम में तो वैसे भी ह्यूमिड मौसम में बहुत स्वेटिंग होती है, और दूसरा मेरी जगह पे आके बैठ गया तो मेरा इन्फेक्शन के 50% प्रोबेबिलिटी था कि उसके अंदर जा सकते हैं। तो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल फंगल कभी भी हो सकता है। कभी हो सकता है। हाँ। तो सर हम जैसे अभी बात करते हैं कि लाइक सेक्स अच्छा होना चाहिए, बट क्या हम STD से लाइक एक कहीं ना दिमाग में भी होता है यार हमें HIV हो गया तो प्रोटेक्शन यूज़ करो। अच्छा हाँ सर, वो तो सर प्रोटेक्शन तो है, क्योंकि आजकल लोग प्रोटेक्शन में बोल रहे हैं कि यार पर सर ऐसा क्यों है कि लोगों को प्रोटेक्शन भी यूज़ करना अच्छा नहीं लगता और वो चाहते भी नहीं है कि मुझे HIV AIDS हो? सर ये तो आपने मेरे को ना झूलती तलवार पे बीच में लटका दिया। ये देखो, बहुत ज़्यादा है आप समझो मेरी बात को जी। आप पेशेंट को एक अलग रखो, आप एक नॉर्मल आप ही को बात करता हूँ मैं। देखो क्या है,
अगर इंटरकोर्स में अगर बचना है, हम्म, STD से बचना है और मल्टीपल पार्टनर हैं और पेड सेक्स भी है इन्वॉल्व, ओके, तो आपको ज़रूरी है प्रोटेक्टिव यूज़ करने का, प्रोटेक्शन यूज़ करने का। ओके, अदरवाइज आपकी आने वाली जो लाइफ है उसमें दिक्कत आ सकती है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले पार्टनर को कौन सा इन्फेक्शन है। सिंपल। अब मान के चलो अभी पता चला है ना, पूरी 46 या 23 यूनिवर्सिटी 23 या 46 कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से जो इन्फेक्टेड निकले हैं HIV पॉजिटिव। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है सर, ये अभी Okay. लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो उसमें भी सेम यही दिक्कत है ना कि उन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी, तो सबसे ज़्यादा चांसेस तो तभी है ना HIV होने के भी। क्या किस करने से HIV हो सकता है, एड्स हो ना, सकता ना, है? नहीं हो सकता। ओके, STD में ही माना जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ही आती है वो भी चीज़। HIV के चांसेस भी ज़्यादातर उससे होंगे या सिरिंज से होंगे, ठीक है। Okay. अदरवाइज जैसे सिरिंज वगैरह हमने कॉमन यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि किस किया तो किससे हो गया, ऐसे नहीं, वो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ना लोगों का ये बताया यार हमने किस कर लिया तो ये फिर कुछ होगा, नहीं, तो कहीं ना ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। इससे पहले अगर आप समझो तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्टिव करती है। इवन सुलभ शौचालय के बाहर उन्होंने स्पेशल कॉन्डम्स के लिए बॉक्सेस लगा रखे, 5 रुपए का सिक्का डालो कॉन्डम निकालो। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप बीमारी से बचे रहो। बट हम तो हम हैं, हम कैसे समझ जाएं अपने आप को? हमारा प्लेजर हमारी चरम से ऊपर होता है, ठीक है, और जब वो ऊपर होता है तो हमारा दिमाग जो है वो घुटनों में आ जाता है। ये तो होता ही है सर, ये तो बहुत इसी बहुत वजह देखने को से मिला है। हम ऐसी जगहों पे फंस जाते हैं और हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो सर जैसे आपने सारे पेशेंट्स को आप देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या निकलती है कि लाइक वो सेक्स भी कर रहे हैं बट फिर भी बेबी नहीं हो पा रहा, या फिर उनके सेक्सुअल लाइफ में क्या सबसे बड़ी दिक्कत आती है? देखो, सेक्सुअल लाइफ में ऐसा दिक्कत नहीं आती, बट बेबी करने के लिए सेक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और अगर आप सेक्स बेबी के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर वो कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना आपकी बॉडी रेडी हो पाती है ना फीमेल बॉडी रेडी हो पाती है ढंग से। तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि कम चांसेस होते हैं जहाँ पर बच्चा होए या फीटस हो या एम्ब्रियो बने। तो उसके लिए मेरे हिसाब से बच्चे के लिए सेक्स नहीं करो, सेक्स अपने लिए करो, बच्चा अपने से होगा। क्योंकि सर बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसे करें नहीं करें, वो आजकल सर इंस्टाग्राम पे भी देखने लग जाते हैं। इंस्टाग्राम तो छोड़ो, यूट्यूब पे भी देखते हैं, बट मेरे हिसाब से सेक्स आप अपने लिए करो, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आप पूरे दिन की, पूरे हफ्ते भर की सारे के सारे स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हो और अपने आप को रिफ़्रेश फील करवा सकते हो, ठीक है। तो वो मोमेंट को आप इंजॉय करो, उस मोमेंट को आप सही से लो, बच्चा अपने आप हो जाता है। और जो ये करते हैं कि भैया बच्चे के लिए सेक्स कर लो, 2 दिन में कर रहे हैं, 2 बार ही कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, तो आप बच्चे के लिए नहीं करो, आप अपने मोमेंट्स के लिए करो। नहीं तो सर फिर अगर अच्छा नहीं गया है सेक्स और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आजकल लोग IVF भी ट्राई करते हैं। देखो, IVF तो एक टेक्निक है बच्चे की, उसमें मैं मना नहीं करता कि IVF बेकार है। देखो, बच्चा जहाँ से भी मिल रहा है, जिसका कंसर्न ही बच्चा है, तो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कहीं से भी मिले वो बच्चा होना चाहिए। बट सब चाहते हैं ना कि मतलब अपना हो या फिर नेचुरली जैसे होता है। देखो, नेचुरली करने के लिए तो उनको अपने स्पर्म काउंट का पहला एनालिटिक्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारी तो है ही जैसे डोमिनेंसी है मेल की, वो कहते हैं पहले तेरे में गलती होगी, बट ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर भी गलतियाँ आ सकती हैं, हमारे अंदर भी चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वाइफ का टेस्ट करवा रहे हो, चाहे डॉक्टर ने लिखा है या नहीं लिखा, तो अपना साथ करवा लो। क्यों, ट्रीटमेंट चलेगा तो दोनों का साथ चल जाएगा, तो जल्दी मिल जाएगा। हाँ, फिर उसका थोड़ा और वेट करो, फिर नहीं तो फिर इधर आपने फीमेल की रिपोर्ट्स ठीक करवा ली, इधर आपका बिगड़ गया, हाँ, तो वो डिले और लंबा हो गया। तो वहाँ पर कंसर्न तो पीछे ही वही हो गया, चला गया। अब आप अपने आप को कोई रेडी कर रहे हो पहले कि सेक्स करने के बाद बच्चा होगा, तो उससे पहले आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने तक अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट ठीक करवाया, फिर उसके बाद देखा कि भैया रिपोर्ट तो उनकी ठीक है, अब मेरा सीमन एनालिसिस का टेस्ट हुआ, अब पता चला कि मेरी वजह से नहीं हो रहा। फिर वो 6 महीने और गए। 6 महीने क्या, मतलब टाइम टेकिंग तो होता ही है कोई भी प्रोसेस। तो 6 महीने 3 महीने जो भी लगे वो एक्स्ट्रा लगे ना, तो वो साथ साथ हो जाता तो वो ज़्यादा बेटर है।
और आपको आपस में कम्युनिकेट करने का भी अच्छा मौका मिल जाता है कि मैं भी खराब हूँ, तू भी खराब है, चल साथ बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं। अरे ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप एक दूसरे की म्यूचुअली एक दूसरे को सेव कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ से, या उनको म्यूचुअली आप ये समझा रहे हो कि यार ये कर ले, ये तेरे लिए बेटर है, या ये नहीं तू बता रही है या मेरे को पार्टनर बता रहा है कि आप ये खा लो, इसमें ओमेगा 3 है, आप ये खा लो, इससे आपके स्पर्म या फर्टिलिटी बढ़ेगी। तो ये दोनों म्यूचुअल में हो गया ना, दोनों की डाइट कॉमन, दोनों की सारी चीज़ें सही, दोनों की फर्टिलाइजेशन के लिए सेम सब्सटेंस ही लगना ऑलमोस्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा चला एक जाता है, इम्पैक्ट। तो सर वाइग्रा कितना ज़्यादा आजकल हम देख ही रहे हैं, कितना ज़रूरी हो गया है कि मतलब हर किसी का मन करता है कि अरे मैं लास्ट लॉन्ग रहूँ। देखो वाइग्रा लास्ट लॉन्ग के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ आपको इरेक्टाइल देने के लिए बनी है। ओके, ठीक है, लास्ट लॉन्ग का उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, बट हम उससे फील कर लेते हैं लास्ट लॉन्ग है। हाँ ठीक है, बट क्योंकि उसका इरेक्टाइल होने के बाद जो प्रोसेस है वो इरेक्टाइल लंबा चलता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि इरेक्टाइल बीच में स्लो डाउन हो जाता है या कम हो जाता है, तो उन सारी प्रिकॉशन से वो बचा कर रखता है। अब क्या होता है कि जैसे फर्स्ट बिगिनर होते हैं, ठीक है, उन्होंने अभी तक इंटरकोर्स किया नहीं, इंटरकोर्स करने की एक बारी कोशिश करी तो वो इंटरकोर्स हुआ नहीं, क्योंकि उनके लिए वो मूवमेंट ही अजीब लग रहा होता है। ठीक है, वो मूवमेंट अजीब लगा तो उनका इरेक्टाइल होकर बैठ गया। तो वैसे मूवमेंट्स के लिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पर इरेक्टाइल हो भी रहा है, आपकी बस एक 5 mg या 2 mg या जितनी भी आती हो, क्योंकि हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, जितनी भी आती है आप उसकी एक टैबलेट लेकर भी अगर इंटरकोर्स कर लेते हो और उसके बाद आपको कभी लाइफ में खानी ना पड़े तो वो वेल एंड गुड है। और अगर आप उसको अपना हर एक सोर्स की तरह बना रहे हो कि मैं इरेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खाकर ही लूँगा, तो वो चीज़ गलत है। फिर हार्ट इश्यूज़, कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें, सर दर्द, आँख लाल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सर क्या अगर ज़्यादा वाइग्रा की मतलब जो डोसेज लें, क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी एक कारण बन सकता है? देखो हमारी बॉडी ना बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत बढ़िया समझदार बनी हुई है, हमसे ज़्यादा हमारा शरीर हमें जानता है। ठीक है, तो क्या करता है जब उसको ये पता चलता है ना कि भैया इरेक्टाइल किसी चीज़ से मिलनी है, किसी नॉर्मल टैबलेट से मिलनी है, तो शरीर ना खुद से ही बोलने लग जाता है अभी गोली खाएगा, ठीक है, मेरे को क्या करने की जरूरत है, मैं तो नहीं करता इरेक्टाइल। दिमाग कहता है छोड़ना। प्लेसिबो इफेक्ट, सब प्लेसिबो नहीं कह सकते, बेसिकली वो बॉडी उसको काम करने में खुद ही नहीं एफर्ट लगाती। समझ गया। ठीक है, आप इमेजिनेशन कर रहे हो, इमेजिनेशन के बाद आपको इरेक्टाइल नहीं मिल रहा, और इरेक्टाइल के पीछे रीज़न जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि जब तक टैबलेट नहीं जाएगी शरीर में तब तक में जान नहीं आएगी। वो अपने आप को ये समझा चुका है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी वो जो टैबलेट का सॉल्ट है या जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है वो धीरे धीरे पहले 5 mg ले रहे होगे, फिर 10 mg लोगे, फिर 10 की जगह 20 लोगे, 20 की जगह आप 30 mg लोगे, या ऐसे करके आप अपनी डोसेज बढ़ा लोगे, और उस डोसेज के बाद फिर वही एग्जैक्टली तो दिक्कत आएगी कहीं ना कहीं। दिक्कत देखो ऑब्वियस ही बात है, दिक्कत फॉर फ्यूचर के लिए तो है। प्रेजेंट पे अगर आप अपने आप को संभाल लेते हो, अपने आप को रेडी कर लेते हो, अपने आप को वॉरियर की तरह समझते हो कि आप एक वॉरियर हो, आज की रात मैं ही जीत के जाऊंगा और आज ही मैं फतेह करूंगा सारे के सारे किले, तो आप कर लोगे। और अगर आपने खुद का मॉरल डाउन कर रखा है फिर वाइग्रा खाकर जाओगे तो कभी आप बूस्ट ही नहीं कर पाओगे। पर सर एक रीज़न ये भी आता है ना कि जो लोग ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, है ना, और पॉर्न देख के फिर वो मास्टरबेट भी करते हैं, तो जब वो सेक्स कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ उनको उसमें मज़ा नहीं आता। सर उसके पीछे रीज़न है ना फैंटेसी। अब मैं ओवर फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, ठीक है, मैं आप कभी भी चेक करना, पॉर्न को आप एक स्टैटिक कैटेगरी में डाल के देखते हो, ठीक है, आपके लिए कोई कैटेगरी डिस्टिंग्विश नहीं है, बट आपकी प्रेफरेंस रहती है कि इसी कैटेगरी के मिले। क्योंकि इसीलिए अगर आप पॉर्न साइट्स पे भी जाओगे तो इतनी कैटेगरी पूरा फ्लो चार्ट आता है, तो अब उस कैटेगरी में आप अपने आप को एडजस्ट करते हो और वहाँ पर आप पॉर्न देखते हो, और पॉर्न देखने के बाद मास्टरबेट करते हो, और मास्टरबेट भी तभी करते हो जब आप बिल्कुल इरेक्टाइल मूवमेंट पे आ गए हो, जब आपने फील ले लिया है, आप फील ले लिया है, तो तब आप उसको करते हो, आगे कंटिन्यू करते हो या मास्टरबेट करते हो। अब उस मूवमेंट पे आप समझो कि अगर मैं उसी एरिया में घूम रहा हूँ या मेरा जो इमेजिनेशन है वो उसी एरिया के आसपास अराउंड घूम रही है, तो वो मेरे को ट्रबल दे सकती है। पीएमई सबसे पहला, पीएमई की, या फिर वहाँ पर इरेक्टाइल होने में भी दिक्कत, क्योंकि मेरे को सराउंडिंग वैसे नहीं मिल रही। अब वहाँ पर मैं मान के चलो कोई एक नॉर्मल बॉडी है, वो देख किसी और चीज़ कर रहा है,
जब उसको प्रेजेंट हुई तो वही दिक्कत। कहीं और। हाँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि फीमेल बॉडी के फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो किसी को फीचर्स बोले समझ ही नहीं आ रहे तब भी नहीं होता। तो कभी भी ओवर इमेजिनेशन मत करो, और अगर आप कभी भी इमेजिनेशन कर रहे हो तो वहाँ पर अपना जो पार्टनर है उसको रख कर देखो। वो उसे कैसा लगेगा? स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो कि इमेजिन कर रहे हो तो अपने पार्टनर को लेकर ही कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कभी इशू नहीं आएगा फॉर फ्यूचर। एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाँ, बट बिना गर्लफ्रेंड के, बिना मेरे ख्याल से मैरिज करे पार्टनर को कैसे इमेजिन करें? क्योंकि सर हमने कितना ने लोगों को देखा है कि जब क्योंकि बॉयज़ स्कूल में होते हैं, बॉयज़ कॉलेज में होते हैं, या फिर इतनी लेस फीमेल इंट्रैक्शंस रहती हैं, Yes. और फिर उनकी होती है शादी 25, 26 या 28 साल में जाके, तो वो 28 साल में करते हैं पहला सेक्स। हाँ, तो वो दिक्कत वो तो होती नहीं, होती सभी है। को नहीं होती ना, आप ये समझो कि सभी को नहीं है वो प्रॉब्लम, किसी किसी को होती है जो ओवर थिंकिंग है, जो सोचते ज़्यादा है इस सारी चीज़ों के बारे में। जिसने अपनी पहली रात को ही बहुत सारी चीज़ें सोची बट वो चीज़ मिल नहीं पाई। हाँ, कि ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, या फिर उसने बहुत अंडर एस्टिमेट किया सेक्स को, फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ और सोच रहा था। शादी की पार्टी हो रही है, शादी की पार्टी में ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लगाया, तो फिर उसको क्या पता चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। एग्जैक्टली सर, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है। इमेजिनेशन में आप ये सोचो कि आपको ट्रिगर कहाँ से मिलता है। ट्रिगर तो एनी हाउ आपका दिमाग ही दे रहा है ना। दिमाग ही है। अगर दिमाग ही नहीं फोकस है, उसको ही नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, तो ट्रिगर कैसे करेगा? ट्रिगर कैसे होगा? आप अंदर ही अंदर सोच लो कि हम यहाँ आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हो कैसे जाएगा? समझ रहे हो? और जब जाओगे तो वहाँ पर आप फेस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं वो लगेगा कि अरे यार सब ऐसे तो ही सबसे बढ़िया है कि मज़े में जाओ, मत सोचो, जिस टाइम मोमेंट हो उससे पहले थोड़ी सी इमेजिनेशन बनाओ, उसके बाद अपने परफॉर्म करने के लिए ट्राई किया। आपने जितना भी इसका जो सिनारियो है उसको आप स्लो मोशन पे डालो, रादर देन आप बहुत हड़बड़ी दिखाओ उसमें। तो सर हमने सुना है सर, जो सेक्स के जो टाइप्स होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं। ओरल सेक्स हो गया और भी बहुत सारे टाइप्स के, बट ना अब ना पहले लगता था कि लोगों को कि यार ओरल सेक्स ना यार उससे हमारे कुछ ख़राब हो जाएगा, मुंह में इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या ये सही बात है? ऐसा हो सकता है क्या? देखो, ओरल सेक्स कुछ ऐसा कुछ नहीं करता, बेसिकली फोरप्ले का ही पार्ट है एक तरीके से। अराउज करने के लिए बॉडी को, दोनों बॉडी को, मेल को भी फीमेल को भी अच्छा काम करता है, मना नहीं करते। बट हाँ, हाइजीन मैटर करती है। हाइजीन आपने भी और सामने भी बनाकर रखनी पड़ेगी। एनी हाउ अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो उसके बाद आप वॉश कर सकते हो, और उससे पहले भी अगर आपको लगे तो आप वॉश करके इंटरकोर्स की तैयारी करो। हाइजीन मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उस मोमेंट पे। ऐसा नहीं कि हाइजीन को आप छोड़ ही दो। तो सर, बट हम आजकल देख रहे हैं ना सर कि लोग ना इतना उनको मन करता है कि हम ओरल सेक्स करें, बट जैसे आपने बात करी हाइजीन की भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसा कुछ खा लेंगे, है ना, या पी लेंगे तो उनके मुंह से बदबू आती रहेगी। तो जो आपकी जो फीमेल जो पार्टनर होता है उनका भी मन नहीं करता फिर उस टाइम पे सेक्स करने का। देखो, खाने पीने का सिस्टम मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो रात को प्याज वगैरह खा ही लेते हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से चिकन वगैरह भी खा ही लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट करो पार्टनर की। ओके, ठीक है, यहाँ पर अगर वो कह रही है कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं, तो मत खाओ, वॉश ले लो, कुछ ब्रश कर लो, उसके बाद अगर आपने खा भी लिया तो ब्रश कर लो। तो वहाँ पर ओरल हाइजीन ज़रूरी है। एग्जैक्ट। देखो, एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पर अपने दो प्रोस्पेक्टिव है। यहाँ पर फीमेल बॉडी के साथ भी हो सकता है। तो अगर फीमेल की बॉडी में से कोई ऑर्डर आ रही है या कुछ भी ऐसी माउथ से कोई भी अलग सी कोई आ रही है, तो वहाँ पर आप वही कम्युनिकेशन करो, उस चीज़ को रिजॉल्व करो। क्योंकि कम्युनिकेशन भी ऐसे नहीं होता कि आप सीधा बोलो कि भैया तेरे मुँह से स्मेल आ रही, मेरे को हो नहीं रहा। ठीक है, आप उसको बोलो कि यार मेरे को ना थोड़ी इशू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बात तो ये कर ले, क्योंकि कुछ को होता है ना कि मुझे शेव नहीं पसंद होती। हाँ, तो वो चीज़ है। ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर का ध्यान तो रखो, अपने एंड से या किसी भी एंड से। देखो, दोनों बॉडी कंपैटिबल तभी हो सकती है जब दोनों में दूसरे को मज़ा आ रहा हो। ठीक है, दोनों बॉडी में एक दूसरे में मज़ा आ रहा हो तभी वो चीज़ अच्छी चल सकती है। अदरवाइज अगर मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन लग रही है, मेरे को हाइजीन नहीं अच्छी लग रही है, मेरे को कुछ नहीं लग रहा, तो वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आएगा। अगर यही चीज़ फीमेल बॉडी के साथ भी है या फीमेल बॉडी को मेल बॉडी के साथ है, दोनों को उसके हिसाब से
आप अपने आप को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर जेंटलमैन उसी को तो बोला जाता है बेसिकली, जो एग्जैक्टली लगे कि हाँ भाई ये है। सर ये जो आप फिलॉसफी देते हो ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो इन सारी की सारी चीज़ों में, क्योंकि आप हर बात के आगे ना जो लास्ट में चीज़ आप बोलते हो कि डॉक्टर्स अक्सर बात करते हैं बट आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि एक कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखो मेरे साथ ना बेसिकली एक्सपीरियंस है बहुत सारे पेशेंट्स का, ठीक है, और पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो काउंसिल भी होते हैं, बात भी करते हैं, तो हमको एक्सपीरियंस उन्हीं से मिला हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट आता है, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर एक पेशेंट आया ओपीडी में, उसका कंसर्न था कि उसको एरेक्टाइल होता है जब वो पार्टनर के पास जाता है तो वो ढंग से हो नहीं पाता, इंटरकोर्स की बारी तक वो बैठ जाता है। तो अब उस मोमेंट पे हमने थोड़ा सा खंगाला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इंटरकोर्स में उसने एक कंसर्न मेरे को बताया। वो कंसर्न बताया कि मेरी वाइफ के प्यूबर्टी हेयर है और वहाँ से स्मेल सी आती है। तो वो एक बेसिकली एक हाइजीन वाली चीज़ थी कि अगर वो वहाँ पर मैंने कहा क्लीन कर लेती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। एक वॉल क्रिएट हो गई। ना वो उनको बोल पा रहा है ना उनसे वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो वो ट्रबल में फंस गया। एग्जैक्टली ठीक है, और उस ट्रबल में एक ही चीज़ सामने आई, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप पार्टनर के साथ आना। मैंने यही बोला कि आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोल सकता हूँ। हाँ तो आपने जब उनको बोला तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने सिंपली हमने इसी बारे में बात करी और फिर वहाँ पर काउंसलिंग चली, तो दोनों को बैठाकर एक ही काउंसलिंग पार्ट पे रखा कि आपने ये चीज़ें कम करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। थोड़ा काउंसलिंग का पार्ट चला तो वो रिजॉल्व हो गई। तो उसके लिए तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो हर प्रॉब्लम के लिए दवाई नहीं है ज़रूरी, उसके लिए सिर्फ एक कंसल्टेशन भी ज़रूरी है। वो अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से भी ले लेगा इसके रिगार्डिंग, वो भी सॉल्व कर देगा। क्योंकि सर ये अक्सर होता है कि यार आप ये दवाई है, वो डॉक्टर ये लिख कर देते हैं, ये आप दवाई खा लो यार ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि आप समझो कि एक नॉर्मल फिजिशियन के पास पावर है दवाई लिखने की, उनका सेट ऑफ माइंड पेशेंट का भी यही रहता है हमेशा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो दवाई तो मिलेगी। ठीक है, तो जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर भी रेडी बैठा होता है, यार मैं इनको क्या काउंसिल करूँ, मैं लिख कर दे देता हूँ। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पेशेंट को डॉक्टर काउंसिल नहीं करता, उसको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा बताएगा बट कंप्लीटली नहीं बता पाता। तो उसके चक्कर में जब भी वो आता है वो उसको दवाई लिखकर भेज देता है। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता तो उसको प्रॉब्लम क्या है, बट वो खा रहा है दवाई कि डॉक्टर साहब ने लिखी है। तो बेसिकली यहाँ पर ना इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में पेशेंट्स ज़्यादा। देखो ज़्यादातर पहले क्या होता है कि अगर जनरल ऐसी कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो एक जनरल फिजिशियन के पास जाता है। ठीक है, जनरल फिजिशियन उसको थोड़ा सा गाइड करेगा और वो पता लग जाएगा उसको, ठीक हो जाएगा या कुछ है कि क्योंकि उनके पास पावर भी है, टडाला फिल वगैरह दे देते हैं वो आज की डेट में नॉर्मली। तो टडाला फिल के रही, उसको एरेक्टाइल हो गया, उसका काम चल गया, उसने आगे फिर जब दोबारा दिक्कत हुई फिर वो सेम गया, सेम दवाई लिख दी, फिर सेम हो गया। तो बेसिकली वो ना अपनी उन प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा जो उसके आसपास हो रही है, वो रास्ता ढूंढ रहा है कोई दूसरा। जो मैं कहता हूँ कि आप अपने से रास्ता ढूंढ सकते हो, आपको कुछ नहीं, बस अपनी यही देखने की कमियाँ कहाँ आ रही हैं कहाँ नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती भी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट से कुछ हो रहा है, होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी चालू हो जाती है, बट आपको हर टाइम दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। थेरेपीज़ भी काम कर जाती हैं, जैसे नॉर्मल है, जैसे नेचुरोपैथी है, ये थेरेपी भी काम कर जाती है, कभी कभार रेकी काम कर जाती है, काउंसलिंग सिर्फ नॉर्मल साइकोलॉजी से एक नॉर्मल सेशन भी ले ले वो भी काम कर जाता है। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट का आप एक बारी बात कर लो, बीच में प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। रिलेशनशिप में खुद की भी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। ठीक है, वहाँ पर उस मोमेंट पे तो ये हो रहा है कि इसने मेरे को तू क्यों कह दिया और इसने मेरे को आप क्यों नहीं बोला, इस बात पे भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये सर आपको भी पता होगा। नहीं, ये एक जर्नल है ना, देखो हमारे पास कपल्स आते हैं तो इसलिए मेरे को पता है। हाँ ठीक है, हमारे पास 50 साल के बुढ़े भी आकर यही कह रहे होते, लड़ रहे होते, सिर्फ और सिर्फ इसी पे तूने मुझे आप क्यों नहीं बोला। एग्जैक्टली। तो हम
फेड अप तो होता ही है उस हाँ। मोमेंट पे, हम कहते हैं यार जल्दी जल्दी जाओ यार, पुराने नए पेशेंट को आने दो। बट Next. फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार मोमेंट में कि एनी हम समझाना तो ही टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं समझा दो, तो वहाँ पर दिक्कत हमारे साइड भी आते हैं। अब हर कोई डॉक्टर, अब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल जाओ, वहाँ पर आपको गाइड थोड़ी ना करेगा, क्योंकि उसका पेशेंट इतने हैं भाई, हाँ। उसका पेशेंट इतने हैं, वो पहले अपने उन पेशेंट को पूरा करेगा तब आपकी काउंसलिंग की बारी करेगा ना, उसका टाइम कितना है? और हर पेशेंट में कितना 2-3 मिनट 4-5 मिनट बस। 2-3 मिनट भी नहीं लगते उनके, तो बस सिर्फ और सिर्फ पर्चे देने हैं ना भाई, इतनी पेशेंट है उनको अगर नहीं कर निपटाएंगे तो भैया लाइन लग जाएगी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल आते इतने गवर्नमेंट के पास वो पहले एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएगा, फिर देन वो अगर रिकमेंड करेगा यूरोलॉजिस्ट के पास या किसी के पास तो वो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है। फिजिशियन ही कहता है यार ये ले लो तो काम में चल जाएगा, तो वो जनरल डॉक्टर के पास जाएगा, देन उसके बाद किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा ना, तो वहाँ पर चेन सिस्टम है, तो चेन सिस्टम में खो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है ख़राब है, बहुत बढ़िया मेडिकल सिस्टम है। आज की डेट में देखो तो एम्स के डॉक्टर देख लो, कितनी लाइन लगी हुई है यार। कभी कभार ऐसा होता है ना, दिन देखना ना रात देखनी, 24 घंटे की ड्यूटी, 24 से भी कुछ ज़्यादा 48 घंटे की भी ड्यूटी दे देते हैं कुछ डॉक्टर तो। और सैल्यूट है उन डॉक्टर्स को, सैल्यूट है, एक्चुअली में सैल्यूट है। तो मतलब उनके पास कितना है, फिर वो इरिटेट तो होगा ना यार, कभी ना कभी तो डॉक्टर भी इरिटेट होता ही है, ऐसा थोड़ी ना भगवान बन के थोड़ी ना है कोई डॉक्टर। ये बात तो ऐसा इरिटेट होता है, तो इरिटेट में कभी कभी कुछ बोल भी देता है, तो वो आजकल बना देते हैं वीडियो वगैरह जो गलत बनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर आज अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। सर क्योंकि हम इतनी बार देखते हैं कि हम सब तैयारी करके बैठे होते हैं कि हाँ पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर की पूरी तैयारी कर ली है, बट हम उसके बाद भूल जाते हैं क्या लिखना है और वो वैसे ही पड़ा रह जाता है। वैसे ही सेक्स में भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम जब आपका इजैकुलेशन का टाइम पीरियड विद इन 5 मिनट्स के अंदर हो जाए। और सर उसका मेन रीज़न क्या होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर कभी कभार देखो मेन रीज़न ना 2-4 जगह से है। जैसे कि हम बात करें कि नॉर्मल हमारा एरेक्टाइल सही हो रहा है, सारी चीज़ें सही बराबर है, बट हमारे को कंट्रोल नहीं है मसल का। जब भी डक्ट्स पुश करेंगी तो वो जल्दी इजैकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो उसको कंट्रोल आ जाए, मान के चलो मेरे को अपने नीचे वाले आगे वाली मसल्स पे कंट्रोल आ जाए तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये होता है फिजियोलॉजिकल कि अगर मेरे पास कंट्रोल आ जाए मेरे पेनिस का कि कब छोड़ना है, तो मेरा जो पीएमई है वो सॉर्टेड हो सकता है। दूसरा साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल की मैंने इतनी बात कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा फिजियोलॉजिकल बता देता हूँ। तो इस प्रैक्टिस में बेसिकली आपकी 2 चीज़ें बहुत अच्छे से काम आती हैं। एक तो कीगल एक्सरसाइजेस और एक उसी में ही होती है पेशाब को रोकना छोड़ना, रोकना और छोड़ना। उससे क्या होता है कि जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बनाते हैं, डंबल उठाते हैं, वैसे ही वो एक प्रेशर को कंट्रोल करने की पावर सीख रहा होता है पेनिस हमारा। तो उस प्रैक्टिस से हम देखते हैं कि पीएमई में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस एक काम की आ जाती है। बाकी ट्रीटमेंट है इसका कि आपको अंदर इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने का, आपके मसल बिल्ड करने का। जैसे कि आज की डेट में भी जैसे शिलाजीत और ये सारी चीज़ें होती हैं, अश्वगंधा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल इसमें काम कर जाती हैं। उसके बाद डाइट रिफॉर्म, डाइट में थोड़ा सा दही को ऐड कर लो, कर्ड को ऐड कर लो। तो सर वैसे मैं बात कर रहा था अश्वगंधा शिलाजीत के बारे में। इसे सुना है बस शिलाजीत आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देगी, जैसे आप एकदम लास्ट लॉन्ग हो पाएंगे। नहीं, ये फैक्ट भी है, ऐसा नहीं है। देखो हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, चाहे अश्वगंधा हो चाहे शिलाजीत हो, दोनों के अंदर एक ही पावर है। चाहे गूगल कर लेना आप या कहीं पे भी आप पढ़ लेना, दोनों ही आपके स्ट्रेस को रिलीफ करते हैं। जहाँ पर स्ट्रेस रिलीफ है वहाँ पर आपकी शक्ति ज़्यादा है, इंटरनल पावर अच्छी है, ठीक है। अगर जहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है तो वहाँ पर आप इंटरनल पावर वीक है। आप कुछ सोच रहे हो उसके ऊपर भी ओवरलोड स्ट्रेस है। तो मेरा अगर स्ट्रेस रिलीफ हुआ है तो मैं कुछ फैंटेसी भी बना रहा हूँ या कुछ मैं अपना सोर्स भी बना रहा हूँ, तो मेरी वो प्रैक्टिस अच्छी चलेगी। और अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मेरी सारी प्रैक्टिसेस पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि मेरे पर स्ट्रेस हावी हो रहा है।
क्योंकि सबसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है कि भाई क्या करें, कैसे होगा, और वो कहीं ना कहीं वो फिर हावी हो। दिक्कत होगी। एग्जैक्ट। तो मतलब शिलाजीत अश्वगंधा इसलिए हेल्प कर रहा है सर। वैसे तो नेचुरल हर्ब्स हैं, नेचुरल हर्ब्स भी हैं साथ में। अब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में तो गोक्षुरा भी है। गोक्षुरा, ठीक है, गोक्षुरा है, शिलाजीत है, ये टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट करते ही करते हैं। बट शिलाजीत और अश्वगंधा में पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है वो स्ट्रेस रिलीफ करने की है। अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं है तो आप एक तरीके से बेपाक हो। ठीक है, डर नहीं है आपको, फ्री माइंड है आपका, फियर भी नहीं है, डर भी नहीं है, फ्री माइंड हो। अगर जहाँ पर आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो वहाँ पर आप हर एक अपने एक्शन के लिए कंट्रोल ले आते हो या कंट्रोल खो देते हो। जब आप स्ट्रेस में हो तो आपका कंट्रोल चला गया, और अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो तो कंट्रोल ले आते हो। देखो मान के चलो, पुराने ज़मानों में सात्विक खाने को क्यों बोला जाता था? क्योंकि वो अच्छा होता था, पौष्टिक आहार होता था। सात्विक खाने को इसलिए सपोर्ट किया जाता था क्योंकि उससे आपकी जो नेगेटिविटी है, मेंटल नेगेटिविटी, वो नहीं आती थी, जिससे आपकी सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म हो जाती थी। अब क्या हो गया कि वो सात्विक खाने को इसलिए रिकमेंड करते थे। वहीं पर अगर आप मांसाहारी हो या कुछ हो तो आप नॉनवेज इनटेक कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इनटेक कर रहे हो कहीं किसी ना किसी लेवल पे। चाहे आपने मरते हुए मुर्गे को देखा, ठीक है, या मरते हुए बकरे को देखा। अब हमारे उसमें ये लगता है कि नेगेटिविटी, पर किसी में नहीं भी लगता। जैसे क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, वहाँ पर उनको ऐसा नहीं देखा जाता कि वो कुछ गलत है। बट आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस वे में भी ले रहे हो कि जो डेथ हो रही है, ठीक है, जो डेथ हुई है, कुछ ना कुछ तो वो आपको भी देके जाएगा, है ना? ये बात तो है। अब मान के चलो, चाहे जानवर हो चाहे मैं हूँ, कोई मेरे को मार रहा है, 2 गालियाँ तो मैं भी निकालूंगा, निकालूंगा, है ना? तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर चल ही रहा था। तो वही नेगेटिव और पॉजिटिविटी का यही वाली बात है। ऐसे तो कहने के लिए तो पौधे भी मरते हैं तभी हम खाएंगे, कहने के लिए तो, बट वहाँ पर हमने वो फील नहीं किया। बट एनिमल्स वो फील करते हैं, जब वो रो सकते हैं, जब वो इमोशंस को दिखा सकते हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो अपने अंदर बना सकते हैं, माली इमेजिनेशन या धारणा। सर मुझे बताइए आप 3 ऐसी चीज़ें जो डाइट की सबसे बढ़िया हो, और जिसे मैं चाहता हूँ कि मतलब जिससे मेरा जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन होता है वो नहीं हो, वो मतलब मैं लास्ट लॉन्ग कर पाऊँ बेड पे। तो ऐसी 3 ऐसे खाने के आइटम मुझे बताइए। देखो, खाने की आइटम इसमें इतनी मैटर नहीं करती है। खाने की आइटम में मैं अगर बात करूँ तो सर कर्ड है, स्तंभक की प्रॉपर्टीज़ रखती है, और उसको लेकर आप अपनी जो बेसिकली टाइमिंग है उसको थोड़ा सा सुधार सकते हो। दूसरा है इसमें एक्सरसाइज, मस्ट एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, पेशाब को रोकना छोड़ना, ये वाली चीज़ें अगर करते रहोगे तो आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, और जब कंट्रोल आ जाएगा तो आपके पास शक्ति आ गई। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर आपके साथ आ जाता है। तो यहाँ पर फूड आइटम से बेटर है कि एक्सरसाइज पे मस्ट करो। इसके साथ आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, कुछ भी कर लो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। पर सर जिनकी लाइफस्टाइल खराब हो, अल्कोहल पीना, टबैको, ये सब, तो इनफर्टिलिटी का कारण तो बन ही जाता है। सर वहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो चॉइस है ना। अब मैं हर एक को ये नहीं कह सकता ना तुम शराब छोड़ो, हमारा तो पेशेंट की चॉइस है। वो तो अब ऐसा थोड़ी ना कि जो सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास वो मेरे कहने से मान जाते हैं। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, उनको ट्रैक दिखा सकते हैं, उनको वे बता सकते हैं। अब उनका हाथ रोक ले शराब पीते हुए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। पर सर कभी कभी ये भी तो सोचते हैं वो लोग कि यार ये सामने वाला शराब पीता, दारू पीता है, जब इसका बच्चा हो गया है ना, मैंने अब तक लाइफ में कुछ नहीं करा और मैंने तो ये भी नहीं लिया, फिर मेरा नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है। तो देखो, ये एक सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि बच्चा कोई भी डॉक्टर नहीं दे पाता, वो सिर्फ इलाज कर सकता है, ठीक कर सकता है, बट कोई डॉक्टर आपको बच्चा दे दे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि IVF फेल नहीं होते, IVF भी फेल होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे या कंसर्न जो है ना, वो मेरे ख्याल से सीधा हमसे नहीं जुड़ा हुआ, ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, अगर हमसे इलाज लेकर वो ठीक हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर को बहुत खुशी होती है। वो एक अलग बात है, डॉक्टर को खुशी मिलती है कि भैया मैंने इलाज दिया, ठीक हो गया। बट वो खुशी जेन्युइन भी लगती है। बट उसके बाद भी हम यही सोचते हैं कि ऊपर वाले का हाथ था, इस पर इसलिए हो गया। क्योंकि कभी कभार ऐसे केसेस देखे हमने जहाँ पर 0 स्पर्म काउंट था और सीधा उसने छलांग मारी 40 पे और कंसीव कर लिया नेचुरली। तो वहाँ पर ऐसा लगता है ये तो चमत्कार है। बट वहीं पे हम ये भी कहते हैं कि भैया हमारा हाथ में तो था ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक दवाइयाँ ही दी है ना, देने वाला तो ऊपर वाले नहीं दिया, बच्चा भी वो तो होना था वो। और ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट भी आए हैं जिनका मतलब
80 मिलियन स्पर्म काउंट है, वाइफ की रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल है, बट कंसीव नहीं हो रहा या कंसीव हो ही नहीं पा रहा। तो फैक्टर्स बहुत अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर हम बोलें कि हमारी वजह से कुछ नहीं है, हम सिर्फ ठीक करने के ज़रिया हैं कि हम उसको मैनेज करके ठीक कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट एनी हाउ बच्चे का कंसर्न ऊपर वाले से। तो सर ऐसी क्या खास बात है श्रेयास के अंदर कि इतने सारे पेशेंट्स आते हैं और अपना बहुत सारे लोग सफल इलाज लेके जाते हैं? देखो, सफल इलाज का मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम एक पेशेंट के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ। हमारा जो सबसे बेसिक, अगर मैं अपने ट्रेंड की बात करूँ या किसकी, हम पेशेंट के पीछे पड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पेशेंट के ना पीछे डॉक्टर को लगा देते हैं भाई ये तो ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये नहीं, ये कर, ये कर। तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ी सी उसके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को बदल देते हैं, जो उसके डाइट है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर देते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करा देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके ना कभी हमें रिवर्ट बैक दे ही देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ ही सब पे काम कर जाती हैं, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी होता है, उसकी वजह से भी अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। अभी एक ना कुछ टाइम पहले हमारे पास एक पेशेंट आए थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, तो उनका 0 स्पर्म काउंट आ रहा था, नॉर्मल है, बड़े लंबे टाइम से आ रहा था। अब उन्होंने 1 महीने की हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी 1 महीने की हमने शराब छुड़वाई थी, मतलब अल्कोहल उनकी छुड़वा दी। 1 महीना अल्कोहल छुड़वाई और साथ में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और उनके ट्रीटमेंट में हमने लीवर की भी मेडिसिन ऐड करी थी। ठीक है, क्यों भाई? वैसे क्योंकि हमारी दवाइयों को भी डाइजेस्ट करने के लिए लीवर ही चाहिए, इंपॉर्टेंट। अगर वो लीवर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे गट में, तो लीवर को तो काम करना ही है ना। नहीं अगर मेरी लीवर की फंक्शनिंग खराब होगी तो मेरा आगे का प्रोसेस खराब होगा। तो उन्होंने जहाँ तहाँ से कहीं से भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिए होंगे, एलोपैथी लिए हुए थे, कहीं हर जगह से लिए हुए थे। तो जिसने भी दिया उनको ट्रीटमेंट कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और उन्होंने 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया और सीधा उनका मिलियन आए, 30 मिलियन। वो तो एकदम से ऐसे हो गया, ये क्या हो गया? तो वहाँ पर फैक्टर ये नहीं था, वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर था कि वो अल्कोहलिक थे। ठीक है, अपने हर हफ्ते में किसी की भी दवाइयाँ खाकर पी लेते थे। यहाँ पर मैंने लगा दिया, डॉक्टर अगर शराब पीनी है तो दवाइयाँ छोड़ दो, ट्रीटमेंट बंद है, समझे? तो उनको 1 महीने के अंदर रिकवरी मिल गई, साथ में उनसे एक्सरसाइज करवाई, लीवर की मेडिसिन के काम करवाया, उनका बीच में LFT की रिपोर्ट करवाई। LFT की माना कि SGPT SGOT उस टाइम भी बढ़ा हुआ था जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसके बाद जब हमने सीमन एनालिसिस करवाया तो वो 30 मिलियन की। अरे वाह! और वो उन्होंने नेचुरली फिर कंसीव हो गया। नेचुरल कंसीव, क्योंकि हमारा काम था उनको ठीक करना, तो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 मिलियन हुए होंगे उनके। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ही बंद कर दिया था, क्योंकि ऑन एन एवरेज आ गए, एक्टिव मोटिलिटी अच्छी आ गई, मॉर्फोलॉजी आ गई। तो अगर कंसीव का सबका हमारे पास जो आते हैं वो ये नहीं लेकर आते कि हमें कंसीव ही करना। अच्छा, हमारे पास तो मेल के ज़्यादा आते हैं ना। हम उनका इलाज हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो हमने वहीं पे छोड़वा दिया, या हमने सिर्फ बोला कि 1 महीना मैनेजमेंट डोज पे चले जाओ, जैसे वेरिकोसील होता है, उसमें हम कहते हैं 1 महीना मैनेजमेंट पे चले जाओ आप। ये सर वेरिकोसील क्या होता है? ये बेसिकली वेरिकोसील का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मेरे को अगली बार बुलाना नहीं बुलाना। हाँ, नहीं हाँ सर। तो सर छोटे में एक समराइज कर दीजिए आप हमारे लिए। चलो, बेसिकली क्या है, अगर आपके स्क्रोटम में टेस्टिस से निकलने वाली वेन में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है कॉज बाय रिफ्लक्सिस, जहाँ पर ब्लड उल्टा घूम के वापस आ रहा है, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। उसकी वजह से आपको पेन मिलेगा, आपको इनफर्टिलिटी मिलेगी, और वेरिकोसील की वजह से ही आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी एट्रोफी भी मिल सकती है, श्रिंकेज आ सकती है टेस्टिस में। तो सबके नहीं होता, पहले बोल दूँ, क्लियर कर दूँ, अगर आपके व्यूअर देख रहे हो तो सबको बोल दूँ कि वेरिकोसील जरूरी नहीं आपको एट्रोफी दे। तो एक ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है कोई? कौन सी? कॉमन नहीं है, क्योंकि ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है बेसिकली। जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादातर ये आर्मी के पर्सनल्स जो होते हैं उनमें थोड़ी मिल जाती है, क्योंकि उनकी रनिंग काफ़ी होती है। पुलिस में मिल जाती है, उनकी भी रनिंग काफ़ी होती है। जो हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, एथलीट्स हो गए, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम मिल जाती है। कुछ नॉर्मल में भी मिल जाती है, जो बचपन में जिन्होंने ध्यान नहीं दिया बट वो खेलते कूदते रहे। कुछ जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स को बहुत मिलती है वेरिकोसील की प्रॉब्लम। और जो कॉन्स्टिपेशन है और पतले हैं, लीन है बॉडी टाइप में, उनको वेरिकोसील जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उनके पास प्रेशर बार बार पड़ रहा है सेम सॉफ्ट जगह पे, तो उस वजह से हो जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है। सर मेरा अगला सवाल ये था कि जितने भी जो मतलब सेक्स टॉयज होते हैं, जो गिमिकी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना,
ये हम देखते हैं कि आजकल कितना ज़्यादा चल रहे हैं, चलन में है, ये भी है, तो क्या सर ये इलीगल है इंडिया के अंदर, या फिर लोग उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और अगर यूज़ कर सकते हैं तो ये सही है? सर देखो, लीगल इलीगल का तो पता नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ब्लिंकिट पे तो सब जगह मिल रहा है। मेरे ख्याल से हर सोशल प्लेटफॉर्म पे मिल ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से चाहे मूव्स वूज के भी आ ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखो सेक्सुअल टॉय तो सिर्फ एक प्लेजर देने का एक जरिया है। आप मास्टरबेशन से बेटर उस टॉय को यूज़ कर लो। ऐसा नहीं है कि फीमेल बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, फीमेल बॉडी भी यूज़ कर सकती है। अब जब मेरे पास पार्टनर नहीं है तो मैं वीक में कभी ना कभी एक बार ही तो कर ही सकता हूँ ना। तो वैसे भी शट आउट तो होना ही है, वो आज नहीं तो कल नाइटफॉल में बन के निकलेगा। तो उससे पहले बेटर का मैंने ऐसे ही मास्टरबेशन में भी निकाल दिया, उससे फील लेकर ही निकाल दिया, तो मैं अपने स्ट्रेस को तो रिलीव कर ही लूँ। तो एक वो तो आता ही है। तो मेरे हिसाब से सेक्स टॉयज़ का कोई ऐसा मतलब दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब ज़्यादा यूज़ टू मत हो, क्योंकि उसके बाद इंटरकोर्स करने में आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं। जैसे कि वाइब्रेटर यूज़ होता है आजकल, नॉर्मल है। तो उसके बाद इंटरकोर्स के टाइम पे भी आज की डेट में वो नॉर्मल जो कॉन्डम्स आते हैं उसमें भी वाइब्रेटर लगकर मिल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मे बी शायद आगे आपको थोड़ा सा इशू दे सकते हैं, क्योंकि हम रोज़ सेम चीज़ नहीं कर सकते ना। और एक बात बिल्कुल सही है, रोज़ दाल नहीं खा सकते। ठीक है, तो ये चेंज ओवर के लिए बढ़िया है। मतलब आज आपने नॉर्मल किया तो कल वाइब्रेटर के साथ कर लिया, परसों किसी और चीज़ के साथ कर लिया, तो आपने मोड्स को चेंज कर लिया। आपने अपनी लाइफ में रंग ले आए हर टाइप के, उस कलर्स को भरने के लिए। तो ये सही है कि आपने ये चीज़ें यूज़ कर ली या कुछ ऐसा कुछ कर लिया। जब जिसके पास पार्टनर नहीं है वो एक बारी महीने में 2 बार ही कर लेगा, बट अगर आप उसको अपनी पूरी लाइफ स्टाइल में ही इन्वॉल्व कर लोगे, या जिनके पार्टनर्स हैं उनको, जिनके पास पार्टनर है वो तो यूज़ कर ही सकते हैं वो, क्योंकि हर कलर को बदलना चाह रहे हैं। वो रोज़ सेम मोनोटोनस तरीके से नहीं कर सकते। आप समझो कि कितना आप कर लोगे, 1 महीना कर लोगे मोनोटोनस तरीके से, 2 महीने चल लोगे, तीसरे चौथे महीने आपको लगेगा बोरिंग आई, क्योंकि हमारी बॉडी हमें यही रियलाइज़ कराती रहती है कि सेम टाइप का काम बोर हो जाता है। तो वहाँ पर आपको रंग भरने के लिए ये सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो भरो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उसको ही अपनी स्ट्रेंथ बनाने के चक्कर में हो तो वो चीज़ गलत है, फिर बाद में जाकर आपको पार्टनर के साथ दिक्कतें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती है। तो सर एक चीज़ मुझे बताइए, ऐसा कहते हैं कि ये सही है या गलत है कि लाइक हम जो पेनिट्रेट करते हैं, है ना, तो जो मेरे सामने वाला पार्टनर है जो उसका ऑर्गेजम्स आता है, क्या पेनिट्रेशन से ही ऑर्गेजम्स आता है या फिर और अलग तरीके भी होते हैं ऑर्गेजम्स के लिए? ओरल है ना, ओरल से भी ऑर्गेजम फील होता है। अब बेसिकली ऑर्गेजम फील होने का कोई ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो एक कडलिंग से भी हो सकता है। वो तो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि कब कहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट सर आजकल देख रहे हैं सर, मतलब लोग ना फेक करने लग गए हैं ज़्यादा, क्या दिखाने के लिए, हाँ हो गया, बट अंदर से कोई सेटिस्फाई नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप ब्रेक होने के भी कारण बन सकता है। देखो दैट्स द पर्सनल चॉइस। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि सबका इंटरकोर्स एक जैसे नहीं होता, ठीक है, सबको एक जैसी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है, सब महल में नहीं कर रहे, सब झोपड़पट्टी में नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबकी अपनी एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, उसको कब क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो इंडिविजुअल चॉइस है। और रही बात सेटिस्फेक्शन, जब तक नहीं मिलेगी तब तक उस चीज़ में मज़ा भी नहीं आएगा किसी को, तो फिर वो सेक्स नहीं है। सेक्स का मीनिंग यही है कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हो, अपने बॉडी में कुछ अलग से स्पार्क्स देख रहे हो, वही सेक्स है। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो वो सेक्स भी नहीं है। तो अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो इरेक्टाइल भी नहीं होगा। तो मान के चलो आप किसी के लिए रैंडमली इमेजिन कर लो, या इमेजिन ना भी करो, तो ऐसे तो ना इरेक्टाइल मिलता है। हमें देखा जाए तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, क्या 24 से 24 घंटे हमारा इरेक्टाइल रहता है? नहीं ना, हमें तो किसी मूवमेंट पे आता है ना। तो वो मूवमेंट ही वही है कि वो मूवमेंट हमें दिखा रहा है, हमें बता रहा है कि हाँ भाई अब ये चीज़ रिजल्ट है, ये वाली बात है। तो सर मेरे बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नाइटफॉल और वेरिकोसील के बारे में इस पॉडकास्ट में बताओगे या अगले पॉडकास्ट में? सर अभी तो मेरे पास हो गया कंटेंट ख़त्म। अब आएगी अगले पॉडकास्ट की बारी, क्योंकि थक गए हैं, बोलते बोलते भी थक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में वेरिकोसील और आपके नाइटफॉल के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। डन।
तो जिनको भी ये दिक्कत आ रही है नाइटफॉल की, वेरिकोसील की, तो अगला पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में भी डाल सकते हैं और पर्सनली भेज सकते हैं, ताकि मैं सर से पूछूं और उसके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आऊं। तो सर थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। हमारा पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, बट एक चीज़ जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे या फिर एक एडवाइस देना चाहोगे? स्टे स्ट्रेस फ्री एंड स्टे हेल्थी। यस, और खुश रहो, मजे में हंसते रहो और जिंदगी जीते रहो। जिंदगी जीते रहो। तो बाय गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, और प्यार देने के लिए क्या करना है? आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, और जो लाल वाला बटन है ना, हाँ सब्सक्राइब वाला, बस वो दबा दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लव यू गाइस।